हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स थर्ड जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होता है, उसके यूनिट फोर्थ, उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इसके पहले हम लोगों ने इस यूनिट का पहला लेक्चर देखा था जिसमें कि आपको बात किया गया था रिलेशन क्या होता है। इसमें हम लोग रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी अगर कोई रिलेशन हमें दिखाना है तो हम शो कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन का इंट्रोडक्टरी और फंक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी इसी लेक्चर में हम बात करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले हम बात करते हैं क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो आर होता है एक रिलेशन जो किसी सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन हो या उसी सेट से उसी सेट पे डिफाइन हो। तो जब सेम सेट उसके डोमेन कोडोमेन दोनों सेम सेट होता है तो उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और आर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो पहला बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के रिलेशन के बारे में बात की गई है और जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता हो एक अलग टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर डिफाइंड ओवर ए टू ए फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए। इसको पढ़ते हैं, जस्ट नोटेशन का एक तरीका है और कोई दिक्कत नहीं। कई बार इसको ब्रैकेट में सिर्फ ऐसा लिख दिया जाता है, कई बार लोग ऐसे भी लिख देते हैं ए कॉमा ए, नो प्रॉब्लम। वो अब सबका अपना अलग अलग तरीका होता है कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ऐसा लिख देते हैं खाली, उससे कोई इशू नहीं है। आप चाहे तो जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं, बट ये नोटेशन का एक तरीका है। ए रिलेटेड टू ए इक्वल्स टू ए दिखाना होता है हमें। अगर ऐसा है कोई एलिमेंट, हमें ये पता है कि हर एलिमेंट अपने आप इक्वल हो सकता है, तो जनरली जितने भी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू ए इक्वल्स टू ए, ऐसा आना चाहिए। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सेम है रिलेशन, ए टू ए डिफाइन है, इसका डोमेन भी है कोडोमेन भी है, जैसा हमने अभी आपको बताया कि बाइनरी रिलेशन होगा। कोई दो एलिमेंट चूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा भी। ए और बी ए में बिलोंग करता है तो ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। मतलब हम ए रिलेटेड टू बी लेकर के चलेंगे और हम दिखाएंगे कि बी रिलेटेड टू ए भी आ जाएगा इसी से। अगर ऐसा आता है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। जैसा ए का रिलेशन बी से है तो सेम बी का रिलेशन ए से हो जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जाम्पल ए पे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए ए दो शख्स है, दो इंसान है, दोनों मेल है, मतलब दोनों मेल कह लीजिए, दोनों बॉयज कह लीजिए। पहला लड़का दूसरे का भाई है, क्या दूसरा पहले का भाई नहीं होगा? अगर दोनों बॉयज हैं तो होगा। तो इसका मतलब ब्रदरहुड का रिलेशनशिप बिटवीन टू मेल, बिटवीन टू बॉयज इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। बट पहला मेल दूसरा फीमेल या पहला गर्ल दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल, तो अगर पहला बच्चा जो है वो दूसरे का सिस्टर है तो क्या सॉरी दूसरे का ब्रदर है, क्या दूसरा भी पहले का ब्रदर होगा? नहीं, दूसरा पहले क्या होगा? सिस्टर होगी। तो जो ब्रदर और सिस्टरहुड का रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जस्ट समझने के लिए मैंने ऐसा बताया, आगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन एलिमेंट चाहिए, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे। जैसा रिलेशन ए का बी से है वैसा ही रिलेशन बी का सी से है, तो डायरेक्टली अगर हम इन दोनों से ये निकाल पाए कि वही रिलेशन ए का डायरेक्ट सी से है तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया कि सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर एक लाइन ये लिया, ये दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन के पैरेलल कोई तीसरी लाइन पैरेलल है, तो क्या पहली लाइन तीसरे के डायरेक्ट पैरेलल नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो जो पैरेललशिप का रिलेशन होता है एक ही प्लेन में डिफरेंट लाइंस के बीच, वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एक चीज आपको क्लियर यहाँ पे समझना है, रिफ्लेक्सिव के लिए खाली एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ए रिलेटेड टू ए, और इक्वल दिखाना होगा, ध्यान रखिएगा इक्वल। और सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेके चलते हैं, जैसा रिलेशन ए का बी से वैसा ही बी का ए से शो करना पड़ता है। तीसरा ट्रांजिटिव लेके चलते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, जैसा रिलेशन ए का बी से है वही सेम रिलेशन बी का सी से है, तो ए का डायरेक्ट सी से वही रिलेशन हमें दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए एनी रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों ऊपर वाले रिलेशन को होल्ड करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए देखते हैं, इस पे दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पैरेलल वाला एग्जांपल मैंने अभी जस्ट ओरली आपको एक्सप्लेन किया, वो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड वाला मैं आपको बताऊंगा, लिखा हुआ शो दैट द रिलेशन ऑफ पैरेलल ऑन द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा प्रूव करके दिखाइए तो आप देखेंगे कि हर लाइन अपने आप के इक्वल होती है। पहले एक लाइन ले लीजिए, उसको ए मान लीजिए, ए खुद के इक्वल होगा ऑफ कोर्स। दूसरी ए और बी ले लीजिए, दो लाइन, एक पहली लाइन दूसरे के पैरेलल तो दूसरी भी पहले के पैरेलल होगी। फिर ए बी के पैरेलल है, बी सी लाइन के पैरेलल, तो ए डायरेक्टली पैरेलल टू सी लाइन होगा। तो आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं।
show that the relation R is an equivalence relation in a set A 1 2 3 4 5 given by relation A comma B। ध्यान रखिए यहाँ रिलेशन दिया हुआ कि A रिलेटेड टू B ऐसा है A comma B, और इन दोनों का डिफरेंस A माइनस बी का मॉडुलस वैल्यू है। ध्यान रखिएगा मॉडुलस वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो कि B माइनस ए भी कर देंगे तो भी सेम रहेगा, बिकॉज मॉड है तो माइनस का भी प्लस ही आएगा। तो A माइनस बी इवन होना चाहिए, और ऑब्वियसली हमें पता है रिलेशन ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो A टू A पर डिफाइन है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट A का A से निकाला, यानी 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, इन सारे का मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है A क्रॉस A। अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है। अगर होल्ड करता है ये रिलेशन तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। तो देखते हैं, पहले केस में एक सिंगल एलिमेंट उठाएंगे, तो A बिलोंग्स टू A, देन A रिलेटेड टू A। A रिलेटेड टू A का मतलब A कॉमा A लेना है, तो A कॉमा A वाला कौन सा मिलेगा इसमें, 1 कॉमा 1 मिलेगा, एक दूसरा 2 कॉमा 2 मिलेगा आपका, एक 3 कॉमा 3 मिलेगा, 4 कॉमा 4 मिलेगा आपको, और 5 कॉमा 5 मिलेगा। इक्वल वाले लेने हैं। तो अब देखिए इनमें क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसी, जहां A है वहां A रहेगा, B की जगह भी A लेना है, A कॉमा A ही होगा। तो A माइनस A मॉड लिया, 0 आया, 0 इवन वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा आप। तो A माइनस A इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, इसको ट्रांसफर किया तो A इक्वल टू A, यानी इक्वल वाले रिलेशन इसमें है, जो कि 0 बता रहा हूं। 0 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर आना चाहिए वो तो ठीक है, बट क्या दिखाना था इस पे रिफ्लेक्सिव में, इक्वल। तो देखिए A इक्वल टू A आया कि नहीं आया, क्या इक्वल वाले ऑर्डर पे है इसमें, ऑफ कोर्स है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो ये इसी के सबसेट निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव। सेकंड आते हैं हम लोग सिमेट्रिक। दो एलिमेंट यहां चूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं। तो A कॉमा B बिलोंग्स टू R, A रिलेटेड टू B होना चाहिए, A कॉमा B, A माइनस B एज इवन नंबर। ये रिलेशन उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जनरल एलिमेंट लेके हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। अब ऐसा ऑर्डर पेयर उठाएंगे A कॉमा B जिनका डिफरेंस लेने के बाद मॉड ले तो इवन नंबर आए। क्या क्या हो सकता है, A कॉमा B 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 3 कितना आएगा, 2, 2 इज अ इवन नंबर। 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 माइनस 1 फिर से 2, आप 2 और 4 भी ले सकते हैं, आप 3 और 5 भी ले सकते हैं। तो ये सारे ऑर्डर पेयर दिए गए A क्रॉस A में हैं। तो A माइनस बी अगर इवन नंबर है तो यहाँ से B माइनस A कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो मॉड है तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और फिर से वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, इवन नंबर। यानी आपने देखा A कॉमा B दिया था, तो आपने B कॉमा A निकाल लिया, यहाँ से देखिए B कॉमा A निकाल लिया। तो B कॉमा A निकालने का मतलब क्या हो गया कि A रिलेटेड टू B था तो A कॉमा B लिखते थे, जब आपने B रिलेटेड टू A आया तो B कॉमा A लिखेंगे, तो B कॉमा A के बदले क्या आ गया, B रिलेटेड टू A, यानी जैसा रिलेशन A का B से वही रिलेशन B का A से है। तो वो ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 2 4 कर सकता है, 3 5 कर सकता है, 1 3 कर सकता है, आप देख सकते हैं चेक करके, वो इवन नंबर ही आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होल्ड कर रहा है। थर्ड आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो हमें डायरेक्टली A का C से दिखाना होगा। चलिए देखते हैं, A रिलेटेड टू B को हम लिखेंगे A कॉमा B, A माइनस B एज एन इवन नंबर। अब B रिलेटेड टू C लेंगे, यहाँ पर B माइनस C का मॉड इज इवन नंबर। अब चूज करिए जरा ऐसा कोई उसी ऑर्डर पेयर में से, सोचिए कौन कौन सा हो सकता है। चलिए हमने 1 3 और 5 ले लिया, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। 1 और 3 का रिलेशन अगर A और B रखे तो इवन नंबर आएगा। A 1 माइनस 3 मॉड लिया, 2 2 इज इवन नंबर। अब 3 माइनस 5, जरा ध्यान से देखिए, 3 माइनस 5 करेंगे 4, 4 इज ऑल्सो इवन नंबर। अब 1 की वैल्यू A के प्लेस पर आएगी और C यानी 5 C के प्लेस पर आएगा, तो 1 5, 1 माइनस 5 का डिफरेंस कितना होता है, 4, 4 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो A माइनस C इज इवन नंबर आ रहा है, यानी जो रिलेशन A का B से है और B का C से, वही रिलेशन A का C से आ गया, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्रूव करने होंगे। अब आपने देखा कि जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपको मिले तो बिल्कुल सिमिलर स्टेप फॉलो करना है, जैसा मैंने किया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अपने आप आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बाद के वीडियोस में एक्सरसाइज के तौर पे दे दूंगा, बट अभी फिलहाल में कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जरूरी था। और भी कहीं अगर आपको क्वेश्चन मिले रिलेशन के तो आप सॉल्व करिए, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे जब आप 11th 12th में पढ़ते होंगे तो आपको फंक्शन सिखाया गया होगा क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करूंगा इजी तरीके से बताने का। पहले डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन के बारे में क्या बोला गया, एनी रूल
ध्यान से समझिए मेरी बात। एनी रूल, ऑपरेशन, प्रोसीजर। फंक्शन क्या होता है? कोई रूल होता है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई प्रोसीजर। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। कोई रूल, ऑपरेशन, प्रोसीजर एफ से डिनोट करते हैं बिकॉज पहला वर्ड एफ होता है और कोई रीजन नहीं है इसका। इज डिफाइंड ओवर सेट ए टू बी, मान लीजिए एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड है ए टू बी, तो उसको ऐसे लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी इन सच अ वे, इस तरीके से एफ डिफाइन हो ए के एलिमेंट के ऊपर कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, प्लीज कीप इन योर माइंड ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डेफिनेशन में आती है। एक तो पहला आता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर यूनिकली, दूसरा वर्ड है यूनिक, प्लीज ध्यान रखिएगा, यूनिक, यूनिकली एसोसिएटेड, मैप्ड, रिलेटेड। एसोसिएटेड हो, रिलेटेड हो, मैप्ड किए गए हो किसके साथ? सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो इस रूल को, इस प्रोसीजर को, इस ऑपरेशन एफ को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोलेंगे। चलिए हम चेक करते हैं। जनरली लिखते कैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब देखिए एक्स किसका एलिमेंट था? ए का, उसके ऊपर आपने एफ लगा दिया तो क्या मिल गया? वाई। वाई किसका एलिमेंट हुआ? सेट बी का हुआ। ऑब्वियस, सेट ए को डोमेन, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। इसके हम नेक्स्ट आगे अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे मैंने एक मैपिंग के थ्रू आपको समझाया है कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे दिया गया है, इसके नीचे लिखा एफ इज फंक्शन, और यहाँ पे देखिए ए बी सी, इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको लिखा नॉट अ फंक्शन। क्यों? समझते हैं जरा। ये क्या ऑल और यूनिक वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है? चेक करते हैं जरा। देखिए सेट ए का ऑल एलिमेंट, ये ऑल किसके बारे में बोला गया? इन सच अ वे ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए के बारे में बोला गया। सेट ए के सारे एलिमेंट इंगेज हैं, करेक्ट, पहला पॉइंट। यूनिकली का मतलब क्या हुआ? यूनिक का मतलब हुआ कि ए का रिलेशन अगर अल्फा पे हो गया तो अब ए किसी और के साथ नहीं जा सकता है, इसीलिए ये यूनिक हुआ। ऐसा नहीं कि ए का अल्फा पे भी बन जाए, ए का बीटा पे भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट सेट ए में बचना नहीं चाहिए और हर एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होने चाहिए, यानी हर एलिमेंट की कोई सिंगल इमेज मिलनी चाहिए, तो ये फंक्शन है। अब ऐसा मान लो कि कोई एक सिंगल इंसान है, ये मान लो इधर बोट है, ए को एक नाव ये दो नाव पे बैठा सकते हो? नहीं बैठा सकते ना, एक इंसान को दो नाव पे नहीं बैठा सकते, लेकिन बहुत सारे इंसान को एक नाव पे बैठा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये फंक्शन हुआ क्योंकि ऑल और यूनिक का कॉन्सेप्ट ये होल्ड करता है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? ऑल तो आ गया, चलिए कोई बात नहीं, ऑल तो आ गया, लेकिन यूनिक नहीं है। क्यों? यूनिकनेस नहीं है। एक ही इंसान को दो नाव पे बैठा दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। एक एलिमेंट को दो एलिमेंट के साथ मैप कर दिया, जो कि यूनिकनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट यूनिक। इस वजह से ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका फंक्शन न होने का रीजन यही था कि ये यूनिक नहीं है। ऑल एलिमेंट इसके भी इंगेज्ड है बट यूनिक नहीं है। एक स्टूडेंट एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, सेट बी में एलिमेंट बच सकता है, उससे हमें कोई लेना देना है। सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ये जो ऑल वाला कॉन्सेप्ट है ना, सेट ए के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से ये फंक्शन की सिंपल डेफिनेशन हुई। आगे हम लोग इसके अभी टाइप देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग अभी उसी के कंटिन्यूएशन में देखते हैं। मैंने एक रिमार्क बताया कि जो सेट ए होता है उसको फंक्शन का डोमेन कहते हैं। जो सेट ए होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है। आप देख सकते हैं जो ए है इसको डोमेन बोलेंगे, बी जो है उसको कोडोमेन बोलेंगे। सेट बी जो होता है उसको फंक्शन का कोडोमेन बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज सेट बी के वो एलिमेंट लिए जाएंगे जिसने इमेज बनाई हो, यानी जिस पर इमेज बनी हो या जो मैप्ड हो। दो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ध्यान रखिएगा, जो इंगेज किए गए। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, ये फंक्शन है, डोमेन में पूरा सेट ए यानी एबीसी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोडोमेन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ जाएगा, लेकिन रेंज में बी के वो एलिमेंट लिए जाएंगे जो इंगेज हैं, जो मैप्ड हैं, यानी अल्फा बीटा और गामा लिया जाएगा। रेंज में खाली क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा, लेकिन कोडोमेन में पूरा सेट बी आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका सेट ए बी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। अब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने मैपिंग के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करी जो इजीली समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस तरीके से समझेंगे। पहले देखते हैं। जो पहला वाला मैंने लिखा, दिस इज 1-1 मैपिंग। 1-1 का सीधा सीधा आंसर है कि x1 का y1, x2 का y2, x3 का y3 अलग अलग बिल्कुल। अब देखिए दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल वर्ड यूनिकली, मतलब x1 y1 पे बन गया तो अब x1 कहीं और नहीं जा रहा ना, x1 एक ही के साथ इंगेज है। x2 y2 के साथ इंगेज है तो y2 कहीं और नहीं जा रहा, तो अलग अलग भी बने और सारे एलिमेंट भी इंगेज हो गए, इसलिए 1-1 बोलते हैं या 1-1 बोलते हैं, जिसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। दूसरा मैपिंग हम लेते हैं, फंक्शन x1 x2 x3 y1 y2। अब देखिए x1 का y1 पे, x2 का y2 पे, x3 का भी y2 पे। ये भी यूनिक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं, x2 का दो जगह नहीं बना, एक
बी में किसी एक एलिमेंट के साथ बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के जा सकते हैं, सेट ए का एक एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट ऑफ बी के साथ नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। तो एक तो ऑल वर्ड इंगेज हुआ, दूसरा यूनिक भी है क्योंकि x1 का अगर y1 पे बन गया तो क्या x1 कहीं और इमेज बना ना, नहीं। उसी तरह x2 का y2 पे बन गया तो क्या x2 कहीं और जा रहा है, नहीं जा रहा है। उसी तरह x3 अगर y2 पे आ गया तो क्या x3 कहीं और जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब इसको हम ऑन टू क्यों बोले, क्योंकि अलग अलग इमेज बना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट ऑन टू में ध्यान रखिएगा सेट बी का भी कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इसमें ऑन टू नहीं था क्योंकि x4 बच रहा था, ठीक है जी, फंक्शन तो है 1 1 है, ऑन टू नहीं है क्योंकि x4 बच रहा था। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, ऑन टू, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो स्टूडेंट देखिए जरा, यहाँ पे x3 जो है y2 के साथ इंगेज है। अब सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बचा है, इस वजह से ये ऑन टू है। इसमें क्या था, y1 y2 y3 y4 बच रहा था, इसलिए ये खाली 1 1 था, ऑन टू नहीं था। ऑन टू का मतलब अलग अलग इमेज तो बने ही और पूरा पूरा ओवरलैप करे सेट बी के एलिमेंट को भी। सेट बी के एलिमेंट इधर कोई नहीं बचा, इसलिए ऑन टू है, और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। थर्ड वन आते हैं 1 1 एंड ऑन टू दोनों। आप देख सकते हैं जितने एलिमेंट इसमें है जितने उतने ही एलिमेंट इसमें, अलग अलग भी इमेज बना, इसलिए 1 1 हो गया। और सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। तो ये 1 1 ऑन टू बोथ, यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोथ विल बी बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो यानी 1 1 हो और सर्जेक्टिव यानी ऑन टू हो तो उसको हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, बहुत सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ इंगेज है, ये भी फंक्शन है क्योंकि ऑल एलिमेंट यूनिकली इंगेज, यानी x1 y2 पर है तो x1 कहीं और नहीं है। एक एलिमेंट अलग अलग इमेज नहीं बना सकते, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी के किसी एक एलिमेंट पे जा सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेनी इंगेज्ड विद सिंगल एलिमेंट, मेनी वन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनी वन मैपिंग और मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम वैसे ही समझ सकते हैं, अगर सेट बी के एलिमेंट्स को हम बोर्ड रखें तो बहुत सारे लोग एक बोर्ड पर आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और सेट ए के एलिमेंट अगर लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक ही इंसान को, एक ही लोग को क्या दो नाव पे बैठा सकते हैं, दो बोर्ड पे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते ना। इसी वजह से बहुत सारे एलिमेंट एक बोर्ड पर आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यानी मेनी, सिंगल बोर्ड पर आए इसलिए वन, तो मेनी वन है, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपका मेनी वन फंक्शन हुआ। और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मेन जो आपका फंक्शन होता है यही होता है 1 1 ऑन टू, और जो 1 1 ऑन टू बोथ होता है और मेनी वन होता है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल ऑफ फंक्शन के बारे में, और ये भी बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन जब तक 1 1 ऑन टू बोथ यानी बाइजेक्टिव नहीं होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। अगर वो 1 1 ऑन टू दोनों नहीं है तो, खाली 1 1 है ऑन टू है तो भी नहीं निकाल सकते इनवर्स, खाली ऑन टू है 1 1 नहीं है तो भी हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो ये एक तरह से कंडीशन होती है कि फॉर कैलकुलेटिंग द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, फंक्शन शुड बी 1 1 ऑन टू बोथ, मींस फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल फंक्शन के, और आज इस वीडियो के लिए फिलहाल में इतना ही। होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।